नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र उपाध्याय आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में जहां पे हमारी चर्चा छूट गई थी वो ये थी कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा जो है बीजापुर के जो सुल्तान हैं आपके यूसुफ आदिल शाह उनसे जीत लेते हैं और गोवा को अपने अधीन में कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो हैं अपने साथ जो भी लोग आए रहते हैं उनको क्या कहते हैं कि आप लोग यहीं पे सेटल हो जाइए, यहीं पे बस जाइए। इस कड़ी में एक काम वो और करते हैं, यहाँ पे सती प्रथा जो होती है सती प्रथा को वो ख़त्म कर देते हैं और यहीं के लोग अपने साथ जो भी लोग लाए रहते हैं बोलते हैं कि आप लोग यहीं पे बसिए, जिससे कि आप यहाँ पे बस के यहीं की विधवा स्त्रियों से शादी विवाह करो। करने से ये होगा कि एक तो इनको यहाँ पे सम्मान मिलेगा और इसके साथ जो भी आगे का जनरेशन बढ़ेगा वो अब अपने आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड रहेंगे, जिससे कि क्रिश्चियनिटी का भी प्रचार और प्रसार होगा। ये इनका एक जो इस मानसिकता के साथ ये अपना धीरे धीरे अपना जो भी इंडिया में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। एक काम और करते हैं कि जितने भी मेजर पॉइंट्स रहते हैं सब पे ये अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो मलक्का हो, चाहे वो अरमूज़ हो, चाहे वो लाल सागर का इलाका हो, चाहे वो ईस्ट अफ्रीका हो, हर जगह उनका एक तरफ से पूरा। और गोवा के माध्यम से एक काम और करते हैं कि गोवा को, क्योंकि गोवा जो है एक नेचुरल कोस्ट है, आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और ये लैंड रूट से भी कनेक्टेड है, तो गोवा से ये आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज़ के जो भी रजवाड़े रहते हैं उनका क्या उन सब पर भी एक नज़र डाले रहते हैं कि कोई किसी चीज़ में कोई आगे तो नहीं बढ़ रहा, कोई शिप बिल्डिंग में कोई हमारे खिलाफ़ कोई तैयारी तो नहीं कर रहा है। परेशानी ये भी थी रेड सी के आसपास के जो भी रीजन्स थे आपके अरब के, चाहे अफ्रीका के, वहाँ पे उस तरीके के लकड़ियाँ नहीं थी कि वो अच्छे क्वालिटी के सामुद्रिक जहाज़ बना पाए जिससे कि पुर्तगालियों को सामना कर पाए। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं पुर्तगाली आपका उठाए। अब हम आगे बढ़ाते हैं कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बाद जो आते हैं दूसरे जो गवर्नर आते हैं उनका नाम है नीनो डा कुन्हा। नीनो डा कुन्हा नीनो डा कुन्हा ये आते हैं 1529 ईस्वी में और एज ए गवर्नर ही इनको मतलब ये पुर्तगाल से इनको भेजा जाता है। 1529 ईस्वी में ये आते हैं एज ए गवर्नर। ये आने के बाद क्या करते हैं कि 1530 ईस्वी में कोचीन से जो हेडक्वार्टर था हटा के गोवा शिफ्ट कर देते हैं आपका। इसके बाद एक काम और होता है 1534 ईस्वी में जो बहादुर शाह हैं गुजरात के, इनकी एक लड़ाई और रंजिश जो भी कलीजे शत्रुता थी और लड़ाई चल रही थी हुमायूं के साथ। तो ये बहादुर शाह क्या करते हैं, इनके साथ एक ट्रीटी करते हैं पुर्तगाल के साथ, नीनो डा कुन्हा के साथ, कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपको बदले में बसीन देंगे, यहाँ का पूरा अधिकार दे रहे हैं आपको, आप रेवेन्यू कलेक्शन कीजिए, यहाँ पे अपना व्यापार कीजिए, जो कुछ भी करना पूरा कीजिए, यहाँ पे अपने आप को स्थापित कीजिए। और एक प्रॉमिस करते हैं उनसे कि हम फ्यूचर में भविष्य में आपको दीव भी दे देंगे वहाँ पे बेस बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पुर्तगाली इनका सपोर्ट करते हैं। और इस कड़ी में एक चीज़ और होता है कि 1536 ईस्वी में हुमायूं जो होता है ये वापस चले जाते हैं और अपनी सेना को यहाँ से हटा लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं।
तो क्या होता है कि 1536 ईस्वी के बाद बहादुर शाह जो हैं अपने वादे से पलट जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ के जो बसीन क्षेत्र में जो होता है और यहाँ पे लोकल लोग जो होते हैं पुर्तगालियों के साथ काफ़ी मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, मारना पीटना अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रंजिश शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए और कहीं ना कहीं अपने बात वादे से मुकर भी जाते हैं कि दीव में भी हम आपको कुछ नहीं देंगे। ये भी एक प्रॉमिस मतलब अपना ब्रीच ऑफ जो बोला जाता है प्रॉमिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पुर्तगाली इन्हीं सब मामलों को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, इनको बुलाते हैं बहादुर शाह को कि आइए मिल के बातचीत किया जाए। बैठ के इनको शिप पे बुलाया जाता है और वहीं पे इनको जान से मार दिया जाता है, इनका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये है स्टोरी आपका नीनो डा कुन्हा का। एक काम ये और किए रहते हैं कि ये धीरे धीरे जो बंगाल में हुगली क्षेत्र है, हुगली क्षेत्र में भी अपना एक बेस अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। इतना आप इसको अगर जो भी आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट सारे लिख लीजिए। मैंने एक चीज़ और लिखा है कि पुर्तगाली कौन कौन से, मैंने मेजर ये जो भी आपके जो भी शहर के नाम हैं, जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, इसका नाम मैंने लिखा है कहाँ किस तरीके से ये अपने आप को स्थायी, जो भी स्टेट्स थे जहाँ जहाँ पे अपने आप को स्थायी अपने आप को स्थापित किए, अपनी बस्ती बनाए, अपना व्यापारिक केंद्र बनाए। आपका दीव में, दमन में, दादर में, बसीन में, बम्बहिया, ये 7 द्वीपों का एक मतलब ये द्वीप था। 7 द्वीपों को मिला के आपका बनता है। बाद में मुंबई बन गया, बम्बई बन गया, सालसेट हो गया आपका। गोवा तो आपका मेन आपकी एक तरफ से हेडक्वार्टर ही हो गया था। मैंगलोर, कन्नौर, कैलीकट, कोचीन, इधर कोरोमंडल कोस्ट, इस एरिया को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इधर तूतीकोरिन, नागापट्टनम, सैनथोम, पुलिकैट, मुसलीपट्टनम। इसके अलावा यहाँ से ये मलक्का की तरफ इंडोनेशिया, चाइना तक ये व्यापार करते थे और नज़र रखे रहते थे। आपका हुगली तक उनका मतलब एक तरफ से पूरा राज्य था अपना। धीरे धीरे अपना एक पॉलिटिकल जो हो एक्सपेंशन कर रहे थे। इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट का फ़ायदा भी उठा रहे थे। इन्होंने एक चीज़ देखा कि इंडिया में जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उनकी शत्रुता है, रंजिश है, और इसका ये फ़ायदा उठाए। अब ये मान के चले कि ये जो इलाका आपका बीजापुर का इलाका है, यहाँ पे आपका दक्कन का इलाका हो गया, ये आपका मराठा का इलाका हो गया। यहाँ पे मुग़ल हो गए, मुग़ल का मराठा से लड़ाई चलता था, मराठों का दक्कन से चलता था, दक्कन का आपका बीजापुर के साथ आपका इन लोगों के साथ लड़ाई चल रहा था। और सबको कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र, बम बारूद, ये सब कुछ एडवांस्ड जो भी वेपन्स चाहिए थे जो पुर्तगालियों के पास था। तो ये अपना बिजनेस जो भी इंटरेस्ट से आए तो थे या व्यापार करने, अच्छा व्यापार करने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये मतलब उसका काफ़ी फ़ायदा उठाए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अपना ये क्रिएट किए और धीरे धीरे जब वहाँ पे धीरे धीरे अपना शासन करने लगे। 100 से भी ज़्यादा शहरों पे इन्होंने शासन किया और यहाँ तक कि अपने रिलीजियस जो भी अपने गुरु हैं उनको भी लास्ट में ये मुग़ल दरबार तक ये पहुँच गए, वहाँ पे भी भेजे। अकबर खुद ही इनको बुलाए थे कि आप अपने धर्म के जो भी धर्म गुरु हैं उनको आप भेजिए। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी अब आप आगे वाले वीडियो में, पहले आपको जो भी इसमें से समझ में आ रहा, जो भी पॉइंट समझ में आ रहा, आप इसे लिख लीजिए। इतिहास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप, क्योंकि 2015 के बाद से आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली। 2015 से पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 2015 के बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और स्पेशली पुर्तगालियों का इंडिया में जो आगमन हुआ, ये पूरा आपका पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले आए। मुग़ल से भी पहले अगर कोई इंडिया में आया तो पुर्तगाली आए, और सबसे बाद में ये गए। 1961 में जब इनको भगाया गया, दमन, दीव और गोवा में जब कब्जा किया गया, तब जाके इनको भगाया गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था पुर्तगालियों का।
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे जो ऊंचा पद था इनका वाइसरॉय का था। वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरीज भी थे, और इसके अलावा आपका काउंसिल भी, इनके लिए परिषद भी बनाया गया था, कुछ मेंबर्स भी दिए जाते थे जो काउंसिल्स में थे। और सबसे मेन जो पद था आपका वो वेडोर डा फजेंडा था, वेडोर डा फजेंडा। इनका काम क्या था, ये बेसिकली जो भी आपका जो कार्गोस हो गए, जो फ्लीट्स हो गए, आपके शिप्स हो गए, इनसे जो भी रेवेन्यूज़ जो कलेक्ट करना का जो काम होता था, ये बेसिकली ये वही काम करते थे। एक काम और था कि जितने भी आपके अफ्रीका से लेकर चाइना तक, आपका इंडोनेशिया तक, जहाँ भी जो भी मेन जो आपके किले थे आपके, वहाँ पे जो मेन आपके कोस्टल पॉइंट से बंदरगाह में जो किले थे, वहाँ के जो कैप्टन्स थे उनको असिस्ट करने के लिए एक और पोजीशन दिया जाता था। जो उनको असिस्ट करते थे उनका नाम था फैक्टर्स। तो ये इनको असिस्ट करते थे पूरा, और इनके जो भी अथॉरिटीज़ थे इनको बाद में बढ़ाया भी गया, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इनके अथॉरिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया था कि आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ हद तक कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई थी। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। 3 नाम आपको याद रखना है। सबसे हाई पोजीशन वाइसरॉय का था, जो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे। फिर आपका वेडोर डो फजेंडा हो गया, एक पोजीशन आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, जितने भी कार्गो शिप्स हो गए। और तीसरा आपका कैप्टन्स, जितने भी आपके जो भी कोस्टल एरियाज़ में मेन जो आपके स्ट्रेट्स में जो वहाँ के जो कैप्टन्स थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए फैक्टर्स असिस्ट किए जाते थे। तो ये आपके मेन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेन डेजिग्नेशन हो गए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। रिलीजियस पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत आज की वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस पॉलिसीज़ किस तरीके से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, क्या क्या परेशानी हुआ। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ ये था इनका कि क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना इनका मेन पर्पस था, कि इस क्रिश्चियनिटी को ऑल ओवर वर्ल्ड हमें पूरा स्प्रेड करना है। स्पेशली जो आपका जो मूर्स हैं आपके अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, उनसे इनकी बनती नहीं थी। और जो एक अंदर जो दुश्मनी, शत्रुता और जो इनके अंदर जो भावना थी, जिस लेवल की ईर्ष्या इनके अंदर में थी मूर्स को लेकर, वही लेवल का ईर्ष्या ये अरेबियंस के प्रति रखते थे। जब ये पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ आए, और काफ़ी हाई लेवल की ईर्ष्या इन्होंने मतलब अरेबियंस के ख़िलाफ़, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ रखा। और ये इनका तो ये था कि आप या तो सीधा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो फिर सीधा मार डालते थे, जान से मार डाल देते। हिंदुओं के प्रति इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज पे काफ़ी टॉलरेंट थे, काफ़ी नरम रुख रखे थे। लेकिन बाद में जब गोवा में अपना हेड क्वार्टर ये बना लिए, धीरे धीरे पूरा स्थापित कर लिए अपने आप को, तो बड़े बड़े धार्मिक रिलीजियस इंक्विजिशंस की स्थापना हुई वहाँ पे। तो रिलीजियस इंक्विजिशंस में क्या होता था, ये कट्टर धर्म प्रचारक होते हैं, ये धर्मगुरु जो भी होते हैं। तो उसके बाद जब इंक्विजिशंस की स्थापना हुई, तो वहाँ पर जो भी हिंदूस थे, इनका काफ़ी परसिक्यूशन, हाई लेवल पे परसिक्यूशन इन्होंने किया। या तो आप पूरा क्रॉस चेक करते थे कि या तो आप पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो पूरा जाके पूरा क्रॉस चेकिंग करते थे, और उनको भी, उनके साथ भी मतलब या तो जान से मार डालते थे। बहुत ही हाई लेवल का परसिक्यूशन चल रहा था। तो ये हो गया इनका रिलीजियस, जो भी रिलीजियस पॉलिसी थी, जो इसको लेके ये आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं इनका एक इमेज भी धीरे धीरे ख़राब होते गया, क्योंकि आए तो थे ये व्यापारी बन के, लेकिन ये क्या किए, व्यापारी के बाद ये एक समुद्री लुटेरे के रूप में इनकी छवि बन गई।
जहाँ देखो अगर किसी ने परमिट नहीं लिया है आपका इंडियन ओशन में, तो उनको सीधा लूट लेते थे, जान से मार डालते थे। सिचुएशन ये था कि आपका मुग़ल जो आपके जहांगीर जी हैं, चाहे अकबर हैं, उनको भी अगर कोई उनकी फ़्लीट अगर आपका व्यापारिक फ़्लीट अगर जा रही है यहाँ पे इस एरिया में, तो उनको भी परमिशन लेना पड़ता था। जो भी पुर्तगालियों का आपका पॉलिसी चल रहा था, हाँ, हालांकि उसमें पैसा नहीं देते थे ये कुछ भी, लेकिन एक मतलब एक रूल जो बनाया गया था उस रूल को उनको फॉलो करना ही होता था। तो दोस्तों आज के वीडियो में है इतना ही हम रखते हैं। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी आप हमारे वीडियोस को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा वो आप हमें बताइए, हमारी कोशिश रहेगी कि और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं और बताऊं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।